जय हिंद दोस्तों। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हिस्ट्री से प्रश्न बनता है तो इन आंदोलनों और इन घटनाओं से निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे और आपके लिए परीक्षा में बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के मैं इन इन मुद्दों को, आंदोलनों को संकलित करने की कोशिश किया है कि अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हों तो आपके मार्क्स एक भी ना छूट पाएँ अगर आंदोलन और घटनाओं से संबंधित हैं तो। चलते हैं, इसकी इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। आपको बता दूं, ये इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इनकी संस्थापना हुई थी। अब आपको जानकारी की बात एक और रखनी है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और याद रख लेना है कि कांग्रेस में यह जो ए.ओ. ह्यूम का नाम है, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक भी थे। और एक बात और याद रखनी है कि कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। तो मैं इन आंदोलनों के साथ जो कुछ भी मुद्दा चर्चा करता हूँ, जो कुछ भी पॉइंट मैं उल्लेखित करने की कोशिश करता हूँ, तो आप निश्चित रूप से उसको समझें और याद भी रखें। हमेशा अपने पढ़ने वक्त में एक कॉपी पेंसिल ज़रूर अपने साथ रखें और जो कुछ भी महत्वपूर्ण टॉपिक लगे आपको, उनको ज़रूर नोट कर लें ताकि आपको रिकॉल करने में सुविधा हो। यह एक अच्छे प्रतियोगी का एक पहचान भी होता है कि जब कभी हम तैयारी करें तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेंसिल जरूर साथ में रखें। चलते हैं, इसी उद्देश्य से और भी है बंग भंग आंदोलन, जो कि 1905 में, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, मुख्य रूप से भारतीय एकता को बांटने के लिए, यानी हिंदू मुस्लिम बंगाल दो भागों में विभाजित हो गया था, एक मुस्लिम बाहुल्य और एक हिंदू बाहुल्य। उनका मकसद एक ही था कि मजहब के नाम पर, यानी अंग्रेजों का मकसद एक ही था कि देश की एकता को किसी तरह भंग किया जाए। बात करते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा। अब आप समझने की बात यहाँ यह है कि 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, एक महत्वपूर्ण बात और भी ध्यान रखिए इसमें, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इस लीग की स्थापना की थी 1906 में। अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक पृथक मंडल आगा खां के नेतृत्व में मिला भी था। प्रतिनिधिमंडल में ने सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करते हुए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति प्रदान करने का आग्रह भी किया था। जबकि वायसराय मिंटो से आश्वासन प्राप्त करने के बाद पूर्वी बंगाल में मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाओं का आयोजन भी किया गया। इसी क्रम में 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो आपको ये सब नाम याद रख लेना है। प्रश्न जब बनते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं, तो इन नामों का भी उल्लेख जरूर करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इन नामों को जरूर ध्यान रखें। क्या क्या नाम है एक बार फिर से सुन लीजिए। आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें इन आंदोलन, इन घटना, मुस्लिम लीग से संबंधित आप याद रखें। अगली बारी आती है 1907 में, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, नरम दल एवं गरम दल। आपको पता ही है, जिसको हम सूरत फूट के नाम से जानते हैं। यह विभाजन तब होता है जब आंतरिक कलह हो या किसी खास मुद्दे पर एकजुटता न बनती हो। तो इसमें उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का आप ध्यान रखिए। मैं तमाम चीज़ों का उल्लेख करने की कोशिश करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बातों को एक बार पॉज करके या धीरे धीरे आप उसको सुने, ताकि आपके मन में बिल्कुल छप सा जाए। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्ष आपको जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस जो है प्रति वर्ष अपना एक वार्षिक अधिवेशन किया करता था। 1907 में सूरत में एक आयोजित जो प्रति सुनियोजित था कि हर वर्ष होना है, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हो गया था। उग्रवादी, जहाँ जो गरम दल और नरम दल की हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, जहाँ सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। परिणाम स्वरूप उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत विभाजन का दूसरा कारण बंगाल विभाजन के संबंध में था।
यानी सूरत विभाजन जो हुआ वो डायरेक्ट अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ था। उदारवादी स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी जो थे इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाना चाहते थे। जबकि इसका तीसरा कारण है, यानी हम लोग बात कर रहे हैं सूरत अधिवेशन, सूरत फूट का 3 कारण भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर था। उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। और एक अन्य कारण भी था कि एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था। जहां उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, वहीं उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में हो। इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों के मतभेद उभर कर सामने आए और अंततः सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए एक नवीन संविधान या नियमावली जो कहें, चार्टर जिसको बोलते हैं, तैयार की गई। इस संविधान को 1908 में मद्रास अधिवेशन में अनुमोदित भी किया गया था। तो इन तमाम चीज़ों को आप निश्चित रूप से कांग्रेस के सूरत फूट से आप याद रखें। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा भी लग रहा होगा और आप इसको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निश्चित रूप से सटीक बैठ भी रहा होगा। अगली बारी आती है होम रूल आंदोलन की, 1916 की। यह तिलक एवं एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुई थी। अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को भी चर्चा में लाएंगे, जैसे आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग, आप समझ रहे हो, होम का मतलब अपना घर होता है, घर का शासन, कि इस तरह की व्यवस्था की बात की गई थी। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अपने कार्य क्षेत्र को बांटकर आंदोलन प्रारंभ किया गया। तिलक और एनी बेसेंट दोनों अपने अपने कार्य को बांट दिया उन्होंने। इन आंदोलन के दौरान तिलक ने नारा भी दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अनेकों बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसके द्वारा कहा गया है? ये बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में एक प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की थी। पूना में तिलक द्वारा, यानी जब हम तिलक बोले तो आपको याद होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक की हम बात कर रहे हैं, द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। उनका कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत व बराड़ था। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में अडियार, जिसको मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। तिलक, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से होम रूल आंदोलन को एक व्यापक रूप दिया गया। तिलक के कार्य क्षेत्र के अलावा शेष भारत एनी बेसेंट द्वारा 1916 में अडियार, मद्रास में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तिलक के कार्य क्षेत्र के अलावा शेष भारत में भी श्रीमती एनी बेसेंट कार्यरत रही थी। इस आंदोलन में उनके मुख्य सहयोगी जॉर्ज अरुंडले, सीपी रामास्वामी अय्यर थे। प्रश्न आजकल पूछने का तरीका बदल गया है। निश्चित रूप से आप याद रखें कि इन नाम जो हम सहयोगी नाम बता रहे हैं कि जॉर्ज अरुंडले, सीपी रामास्वामी, ये जो एनी बेसेंट के सहयोगी थे, पूछा जाएगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सहयोगी नहीं थे। इस लिए इन नामों को भी जरूर ध्यान में रखें आप। ध्यान देना का श्रीमती एनी बेसेंट के आंदोलन का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह आंदोलन सक्रिय और लोकप्रिय भी रहा था, जिसका मुख्य कारण यहाँ के विभिन्न लोकप्रिय नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर शाहपुरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, ये जो नाम है, इन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की थी। अब इन नामों को पूरा याद नहीं रखना है, लेकिन एक बार जरूर एक नज़र एट ए ग्लांस देखना है, ताकि प्रश्न बने तो उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँ। लीग के प्रभाव से, यानी मुस्लिम लीग के प्रभाव, होम रूल लीग के प्रभाव से एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई, बनाने का मौका मिला। अब याद रखना है, एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ, दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए। यह दैनिक पत्र यानी डेली छपने वाली जो पत्र थी वह थी न्यू इंडिया, जिसने एनी बेसेंट ने, और साप्ताहिक पत्र जो वीकली छपने वाली वो कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग की, अपना शासन हो इसकी मांग की, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा
सामाजिक व राजनीतिक सुधारों को अपनी रणनीति बनाया गया। ध्यातव्य है इन बातों से कि आंदोलन में एनी बेसेंट की मुख्य भूमिका न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ तथा तिलक की मराठा। अच्छा, एक बात और भी याद रखना है कि तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा जारी किया था, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी, और केसरी जो कि मराठी भाषा में थी, जिसने जन सामान्य में स्वशासन और राष्ट्रीयता के विचारों का प्रचार किया। आपको पता है, यह मास मीडिया का साधन होता है, पेपर पत्रिका, जिससे लोगों में जागरूकता फैलती है और जागरूकता से ही लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित होती है। इन्हीं उद्देश्यों से ये सारी बातें हो रही थी। अगली बारी आती है लखनऊ पैक्ट की। लखनऊ पैक्ट 1916 कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। अब याद रखेंगे लखनऊ पैक्ट में क्या क्या हुआ था। अब समझने की बात है यहाँ पर। लखनऊ पैक्ट 1916 की एक घटना है, जिसमें कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह सम्मेलन दो घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा था। पहला, उग्रवादियों की 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी, जिन्हें 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। आप समझ गए होंगे कि 1907 में जो सूरत में 2 भागों में विभाजित हुआ था कांग्रेस, उसको पुनः वापस ले लिया गया। और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। लीग मुस्लिम लीग और कांग्रेस परस्पर सहयोग द्वारा संवैधानिक सुधार की योजना बनाने पर, लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालते जा रहे थे और डालने को सहमत भी हुए थे। इस संयुक्त योजना को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता, याद रखिए, लखनऊ समझौता को हम दूसरे नाम कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस लीग योजना, जब कभी प्रश्न में पूछ दिया जाए कि कांग्रेस लीग योजना कब बनी थी या कब प्रयोग में आई, तो इसका नाम याद रखना है कि लखनऊ समझौता को ही दूसरा नाम कांग्रेस लीग योजना दिया गया। कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकारा था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ और भी बनेगा कि मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग लखनऊ समझौता के दौरान ही हुई थी। लखनऊ समझौता के अंतर्गत 19 मेमोरेंडम पत्र जो है में ब्रिटिश सरकार से भारत की अविलंब स्वशासन प्रदान करने की, अविलंब का मतलब तुरंत स्वशासन प्रदान करने की मांग की गई थी। प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाने और उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान करने एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज़्यादा मोर देन 50% भारतीय सदस्यों को शामिल करने की मांग की गई थी। तो इन महत्वपूर्ण मुद्दों को आप जरूर याद रखेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह निकटता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो इतने नज़दीक आ रहे थे, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही थी। आपको जानकारी हो गई कि असहयोग आंदोलन स्थगित भी हुई थी। असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया था। इस मुद्दे पर मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध भी किया था। इनका नाम जरूर इसलिए लिया है मैंने, चूँकि एक बार प्रश्न बना भी था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हो रहे थे, इसका विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो इन महत्वपूर्ण मुद्दों को जरूर आप याद रखें। उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें अगर आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप जरूर देख लें, तो निश्चित रूप से आपसे कोई भी प्रश्न इससे संबंधित छूट ही नहीं सकता। अगली बारी आती है मॉन्टेग्यू घोषणा की, जो कि 20 अगस्त 1917 को हुई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में की गई थी। यह डेट याद रखना है, बहुत बार सीधा सीधा डेट से संबंधित प्रश्न आते हैं कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी। 20 अगस्त 1917 में की गई थी। यह क्रम से है एक्चुअली, आप इस क्रम को याद रखेंगे तो आसानी से एक लंबे समय तक उसको रख पाएंगे आप। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। भारत सचिव उस समय के भारत सचिव की एक पद सृजित किया गया। लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। इन्हें ही मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। अब आप समझ गए होंगे मॉन्टेग्यू घोषणा का मतलब क्या था, उसके उद्देश्य से यह बात बोली गई। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। यह प्रश्न बनेगा कि किसको भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। इस तरह से आप निश्चित रूप से जब कभी आप कोई चीज़ पढ़ें, उसमें आप अंडरलाइन करें, उसको नोट करें और एक बार रिकॉल बार बार करते रहें एक निश्चित समय अंतराल पे, ताकि वह उसको आप बखूबी याद रख पाएँ। नवंबर 1917 में ही मॉन्टेग्यू भारत आया और उसने तत्कालीन वायसराय
लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इनका भी नाम याद रखना है कि मॉन्टेग्यू की घोषणा के वक्त जो वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड से व्यापक रूप से, व्यापक मतलब बहुत विस्तृत तौर तरीके से विचार विमर्श किया। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट को भी जारी किया गया था। अब बारी आती है 1919 में, तो रॉलेट एक्ट नाम याद रखिए। हम क्रम से इसको सजाने की कोशिश किया है ताकि इसको आप बखूबी समझ पाएँ। 19 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून, ब्लैक लॉ, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। याद रखिए, काला कानून किसे कहा गया? जिसमें बिना किसी कारण, सिर्फ शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे याद रखना है कि बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है। यही वजह है जिसे काले कानून की संज्ञा दी गई थी। आपको जानकारी की बात बताऊं कि इसमें सिर्फ शक के आधार पर गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया था। 6 अप्रैल को देशव्यापी आंदोलन का भी आह्वान किया था जनता से, क्या कि पूरे देश भर में इसका विरोध करें आप, अंग्रेजों के विरोध हेतु, यानी सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की गई थी। 9 अप्रैल को इसके कारण गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अगली बारी है जालियांवाला बाग कांड की, जो कि बहुत ही सर्वविदित है और सर्वज्ञात भी है। 13 अप्रैल 1919 को हुई थी यह घटना, जनरल डायर के नेतृत्व में हुई थी। यह आपको सबसे पहला प्रश्न बनेगा, जालियांवाला बाग है कहाँ? अमृतसर, पंजाब में है। याद रखिए, इस घटना से कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को याद करने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें। 9 अप्रैल, कहीं कहीं 10 अप्रैल भी दिया हुआ है, को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। एक तरफ बैसाखी का मेला लगा हुआ था, उसी बीच में एक सभा का भी आयोजन हुआ। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा। वहाँ पर एक मार्शल लॉ लागू था ताकि लोग 2-4 से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते थे, लेकिन वहाँ पर एक विशाल सभा का आयोजन, उन्होंने समझा कि हमारे आदेश का पालना नहीं हुआ है, आदेश की अवहेलना हुई है। सभा स्थल पर पहुँच करके उन्होंने निहत्थी जनता पर गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें जब निहत्थे लोग के पास कुछ था ही नहीं तो विरोध करने की बात ही नहीं है। तो मैं लगभग 379 लोग, जो सरकारी आंकड़ा है, आप समझ भी रहे होंगे सरकारी आंकड़ा वास्तविकता से परे होती हैं, तो उसमें 379 लोगों की जानें गई थी, लेकिन वास्तव में संख्या इससे कहीं ज़्यादा ही होगी। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में ना आ जाए, उन्होंने 18 अप्रैल को इस आंदोलन की वापसी की घोषणा कर दी। अब समझना यह है कि इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी। एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनेगा, 2 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे, कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। 2 चीज़ याद हुआ कि किस घटना के दौरान नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, तो यही जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की। और नाइटहुड की उपाधि किसे मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। यह ऐसे इस तरह से आप प्रश्न बनाने की कोशिश भी करें, आप चूँकि खुद समझदार हैं आप लोग। दीनबंधु एवं CF एंड्रूज, इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा है। अब यह भी एक प्रश्न बनेगा कि किसने इसे जानबूझकर हत्या कही है, तो CF एंड्रूज नाम याद रखें। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के पद से त्याग पत्र भी दे दिया था। एक प्रश्न यहाँ और भी बनाएं कि किसने वायसराय की कार्यकारिणी, जो उसके जो कोर कमेटी के मेंबर थे, उसे त्यागपत्र दे दिया था इस घटना के बाद, तो शंकर नायर का नाम याद रखिए। इस हत्याकांड की जांच हेतु अब इसके लिए जांच भी हुआ था। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की थी। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी भी थे, चित्तरंजन दास भी थे, बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की काफ़ी निंदा की थी। उसके निर्णय को विवेकहीन एवं भावावेश में उठाया गया कदम बताया था। भावावेश आप समझ रहे हैं कि भावनात्मक रूप से कमज़ोर होने के कारण ही उन्होंने यह कदम उठाया। उन्होंने अपने दिल से ले लिया इस बातों की, हमारी बातों की अवहेलना हुई है, अब हम छोड़ेंगे नहीं। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य शामिल हुए। अब हंटर आयोग का गठन इसीलिए किया, इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग। तो प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था।
जिसमें 3 भारतीय सदस्य शामिल हुए। उसमें कौन-कौन, जब भारतीय सदस्य शामिल हुए वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो बहुत महत्वपूर्ण बनता है प्रश्न यहाँ पर। तो चिमन लाल सितलवार, नाम भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। चिमन लाल सितलवार, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। चिमन लाल सितलवार, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये जो 3 नाम है, ये तीनों नाम हंटर आयोग के सदस्य के रूप में घोषित किए गए और गए भी। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था। लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और परिणाम स्वरूप आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। अब आप समझ गए होंगे, निश्चित रूप से उनको बचाने की कोशिश की गई और यह बोला गया कि उस परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पर मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। आपने देखा होगा, जब कभी भीड़ होती है या किसी तरह का मॉब इकट्ठा होता है, उसमें हम नेट बंद कर देते हैं, मार्शल जो कर्फ्यू लागू कर देते हैं, ठीक उसी तरह उस समय भी तत्कालीन लोगों ने उन्होंने किया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उन्होंने जो समझा कि गोली चलाने के बाद ही लोगों में डर पैदा हो, मकसद वही था कि हमारे बातों का पालना हो, उनमें लोगों में डर पैदा हो। अब समझना यह है कि हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग को हंटर आयोग की रिपोर्ट से आने से पहले ही इंडेमिटी बिल पास कर लिया था। अब याद समझना यह है कि इंडेमिटी बिल एक उन्होंने पास कर दिया, सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि जनरल डायर को सज़ा नहीं मिली, हाँ, उनको सज़ा के रूप में यही मिली कि नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए जाने तथा सम्मानार्थ तलवार यानी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई थी। अब आप इतनी बात समझ गए होंगे कि किस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड से अगर कोई प्रश्न बनता है तो इनसे अधिक नहीं प्रश्न बनता है, और इन सभी चीज़ों को बखूबी आप कहानी के तौर पर समझ गए होंगे। अगली बारी आती है खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में, यह याद रख लेना है। खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे थे हम, वह शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा स्थापित 1919 ईस्वी लिखा हुआ है। यूजुअली यह याद रख लेना, इसके पीछे कहानी है कि विश्व बैंक भारत में भारत के जो मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। अब याद रख लिए, भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा माना करते थे। प्रथम विश्व युद्ध, यह याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेब्रे की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। यानी यह प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत हुई? प्रथम विश्व युद्ध के खात्मा से, यानी 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसके बाद खलीफा के पद को जो समाप्त कर दिया गया, इसके बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई। किसी को कोई पावर दिया जाए, उसको फिर से वापस ले लिया जाए तो वो बुरा लगता है। मित्र राष्ट्रों के रवैयों से भारतीय मुसलमान सहित विश्व के सभी मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ उठी थी। अब आप समझ गए, गुस्सा था। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनेगा कि खिलाफत आंदोलन क्यों किया था? तो भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इन तथ्य को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। 1919 ईस्वी में अली बंधु जब नाम लूँ तो दो भाई, मोहम्मद अली एवं शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ पर एक और, कि खिलाफत कमेटी में कौन कौन लोग शामिल थे भाई? तो मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, और अली बंधु जब कभी नाम बोलें तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली, इनके नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया था। नवंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। गांधी जी ने ही हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर इसे माना। जून 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया और आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को ही चुना गया।
अब बारी आती है 1924 में। यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। तो इतने सारे महत्वपूर्ण तथ्य आप अगर पढ़ते जाएं तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए एक भी प्रश्न आपसे वंचित नहीं रह सकता। उन तमाम प्रश्नों को आप बखूबी कवर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। इस पार्ट के लिए इतना ही। अगले पार्ट में और विस्तार से जानकारी समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।